नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि वो अतीक के जनाजे में भी शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस को भनक लगने की वजह से उसे पति का अंतिम दर्शन किए बिना वापस लौटना पड़ा। इस बात का खुलासा खुद जफरुल्लाह के बेटे अतीन जफर ने किया है। अतीन जफर ने बताया है कि अतीक का खास शूटर और 5 लाख का इनामी बदमाश साबिर भी मौजूद था। बता दें, अतीन ने पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि फरारी के दौरान शाइस्ता कई बार उसके घर आई थी। शाइस्ता के इस दफन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ही उस दिन काफी संख्या में बुर्काधारी महिलाओं को कब्रिस्तान भेजा गया था। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है, शाइस्ता परवीन से जुड़ा हुआ ये बड़ा बयान सामने आया है और बड़ा खुलासा इसे माना जा रहा है, क्योंकि शाइस्ता परवीन वही है जो लगातार इतने दिनों से फरार चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से वो फरार है लगातार। पति कब्रिस्तान में दफन हो चुका है, बेटा कब्रिस्तान में दफन हो चुका है। बेटे के एनकाउंटर के बाद भी शाइस्ता परवीन उसके जनाजे में शामिल होने के लिए नहीं आई थी। अब ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि शाइस्ता परवीन पति के जनाजे में शामिल होने के लिए आई थी और इसी के मद्देनजर कई बुर्के वाली महिलाओं को कब्रिस्तान भेजा गया था, ताकि आखिरी दर्शन शाइस्ता परवीन बुर्का पहन के करे, कसारी मसारी कब्रिस्तान में जाए और अपने पति के आखिरी पल में उसके दर्शन कर ले। और इसका खुलासा खुद अतीन ने किया है और अतीन के घर भी कई बार शाइस्ता रुकी है, लेकिन जब शाइस्ता को पता चला कि पुलिस की कड़ी मौजूदगी है कसारी मुसारी कब्रिस्तान में, तो शाइस्ता ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन ये जानकारी आ रही है कि शाइस्ता उस दिन चकिया पहुंची थी, कब्रिस्तान में जाने के लिए उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन कड़ा पहरा पुलिस का था। इस कारण वो अंतिम दर्शन में शामिल नहीं हो पाई अपने पति की और शाइस्ता परवीन को पुलिस आसानी से पहचान ना सके, इसके चलते कई बुर्के वाली महिलाओं को कसारी मसारी कब्रिस्तान भेजा गया था, ताकि शाइस्ता परवीन भी उनके बीच में चली जाए और पुलिस को गुमराह किया जा सके। ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर साबिर लगातार शाइस्ता परवीन की मदद कर रहा था और ये पूरी बातों का खुलासा अतीन ने किया है। ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि शाइस्ता अपने पति के आखिरी दर्शन में मौजूद होने के लिए, आखिरी दर्शन करने के लिए पहुंची थी कसारी मसारी कब्रिस्तान, और इसके लिए एक कहा जाए तो जाल भी बिछाया गया था। काफी ऐसे बुर्के वाली महिला थी जिनको कब्रिस्तान में भेजा गया था ताकि शाइस्ता दर्शन कर पाए। बिल्कुल, देखिए, ये हालांकि ये पुलिस की जो अब तक की जांच है उसमें एक आरोपी है जो असद का दोस्त बताया जा रहा है, उसे हिरासत में जब पुलिस ने लिया था तो उसकी पूछताछ के आधार पर ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये कितना ऑथेंटिक है, इसमें कितनी सत्यता है, इस बारे में सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस ने अपनी जानकारी में ये चीज इसकी आई कि उसको जब पकड़ा गया तो उसने बताया कि 16 तारीख को शाइस्ता परवीन उसके घर पर आई थी और वो अतीक और असद के अंतिम दर्शन के लिए कब्रिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि पुलिस की मौजूदगी बहुत ज्यादा थी और इस वजह से उसने अपना इरादा बदला और शाइस्ता परवीन बगैर वहां पे शामिल हुए वहां से कहीं दूसरी जगह पर चली गई। इस तरह की बातें निकल के आई हैं। ये एक नया तरह का खुलासा है कहा जा सकता है। इसके पीछे जो पुलिस की तरफ से जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ये बात बताई जा रही है कि शाइस्ता परवीन ने कोशिश की थी और वो जाना भी चाहती थी, लेकिन पुलिस के दबाव और पुलिस की भारी मौजूदगी की वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम बदला और वो उसमें शामिल नहीं हुई। हालांकि ये कितना सच है, इसमें कितनी सत्यता है, इस बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि असद का एक करीबी है जिसे पुलिस ने पकड़ा था और ये असद का करीबी जो है वो उसके पिता भी अतीक के करीबी हुआ करते थे। फिलहाल उसके पिता जेल में है और उसके बेटे के जरिए ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि शाइस्ता परवीन उस दिन 16 तारीख को प्रयागराज में मौजूद थी और वो अतीक अशरफ के अंतिम संस्कार में जाने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन
पुलिस के दबाव और मौजूदगी की वजह से उन्होंने अपना इरादा बदला और वो कहीं और चली गई। इस तरह की बातें निकल के आई। ये जरूर है कि पुलिस के लिए एक नई जानकारी मिली है। हालांकि ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि शाइस्ता परवीन पर इनाम भी घोषित है। एसटीएफ और पुलिस की अलग अलग टीमें तलाश कर रही हैं। एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक शाइस्ता परवीन के बारे में सिर्फ सूचनाएं इस तरह की मिल रही है, अलग अलग लोकेशन मिल रही है, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है। और यही वजह है कि पुलिस दबाव में कहीं ना कहीं है। अभी इस तरह की चीजें निकल कर आ रही, जो पिछली बातें निकल कर रही, वर्तमान समय में शाइस्ता का क्या स्टेटस है इसके बारे में बहुत जानकारी निकल कर नहीं आ पा रही है, लेकिन एसटीएफ और पुलिस की टीम उन्हें बहुत सरगर्मी से तलाश कर रही। जी, जहां एक तरफ कही जाए तो एक के बाद एक कामयाबी प्रयागराज पुलिस के हाथ लगती जा रही है, एसटीएफ के हाथ लगती जा रही है, लेकिन नजरअंदाज ये भी नहीं किया जा सकता शोएब कि देखिए काफी दिन हो चुके हैं, तकरीबन 70 से 80 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन जिसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित है वो फरार चल रही है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि इस मामले में सबसे ज्यादा अगर इस वक्त एसटीएफ को तलाश है तो वो गुड्डू मुस्लिम की है और साबिर की है। ये दोनों एक तरह से एसटीएफ के रडार पे सबसे ज्यादा है, लेकिन उस बीच शाइस्ता परवीन की भी लगातार कोशिश कर रही, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। अगर इनमें से कोई एक मिलता है तो दोनों की जानकारियां मिल सकती है, क्योंकि इस तरह के इनपुट मिले हैं। कई बार ऐसी सूचनाएं मिली है कि साबिर लगातार शाइस्ता परवीन की मदद कर रहा है, शाइस्ता परवीन के साथ रह रहा। भाई गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी इस तरह की सूचना आई थी, क्योंकि अतीक और असद के बहुत करीबी हैं ये दोनों लोग। तो एसटीएफ इन तीनों की तलाश बहुत सरगर्मी से कर रही है। अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल इस तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली है। हाँ, ये जरूर है कि इनपुट उनके पास है और उसकी वजह से वो तलाश कर रही है। शाइस्ता परवीन के बारे में अलग अलग लोकेशन की सूचनाएं मिल रही हैं। कई बार ऐसी सूचनाएं मिली कि प्रयागराज के कछारी इलाके में उनके बारे में जानकारी मिली, लेकिन टीम पहुंची तो उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए अभी पुख्ता तौर पर इस बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि ये चुनौती है उनके लिए और उनको पकड़ने की लगातार कोशिश एसटीएफ और पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो क्या सिर्फ अपने पति के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता परवीन आई थी कि या फिर एनकाउंटर के बाद असद की जनाजे में भी शामिल होने के लिए आई थी? किस तरीके की जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 16 तारीख को प्रयागराज में थी, इस बारे में बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये एक इंफॉर्मेशन है। तो अगर वो 16 तारीख को यहाँ थी तो एक दिन पहले ही असद जिसका इनकाउंटर हुआ था उसका भी अंतिम संस्कार एक दिन के अंतर के बाद ही अतीक और असद की मौत हुई है। तो उस बीच में अगर वो थी और इसी लोकेशन में कहीं रही होगी तो निश्चित तौर पर वहां भी जाने की कोशिश की होगी। इस बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि अतीक असद की मौत असद के अंतिम संस्कार के अगले ही दिन यानी उसी रात को हुई थी जिस दिन असद का अंतिम संस्कार किया गया था। असद का इनकाउंटर झांसी में किया गया था, उसके बाद उसके शव को यहाँ ले आया गया था कसारी मसारी को, उसी कब्रिस्तान में जहाँ अतीक असद दफन किए गए हैं। उसके दिन में ही वो बाकायदा असद को दफन किया गया था। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर वो मौजूद रही होगी तो हो सकता है कि उस दौरान भी रही हो, लेकिन वहां जाने की कोशिश की कि नहीं की इसके बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही। जी शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक चुनाव में धुआंधार प्रचार में जुटे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे पर जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, वहीं कर्नाटक वासियों को यूपी आने का न्योता दिया। सुने क्या कुछ बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रवाद के लिए समर्पित, अपनी सामाजिक सेवा के लिए जगविख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस या जेडीएस की गवर्नमेंट जब थी तब इन्होंने प्रजा के लिए, कर्नाटका के लिए क्या किया? इन्होंने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया,
पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा किया, दंगे करवाते थे, अराजकता पैदा करते थे। जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने का कार्यक्रम शास्त्रोक्त पद्धति के साथ संपन्न किया जाएगा। सैकड़ों वर्षों के इंतजार को समाप्त किया जाएगा और उसमें मैं अपने बजरंगबली हनुमान के राज्य कर्नाटका की जनता जनार्दन को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। उस पर्व में आप भी सहभागी बने। प्रभु राम का यह सेवक आपकी सेवा के लिए, आपके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश में इंतजार करेगा। इस दृष्टि से आपका आमंत्रण देने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। और खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत पंजवड़ की हत्या आईएसआई का खास माना जाता था। परमजीत पंजवड़ बाइक सवारों ने सोसाइटी में घुसकर मारी गोलियां। बता दें, लाहौर में 33 साल से रह रहे थे परमजीत सिंह और अब उनकी हत्या कर दी गई है। बाइक सवारों ने सोसाइटी के अंदर घुसकर गोलियां उनके ऊपर बरसाई। लाहौर में 33 सालों से रह रहा था परमजीत, जिनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है। खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत पंजवड़ की हत्या हो चुकी है। आईएसआई का खास माना जाता था परमजीत और अब हत्या हो चुकी है पाकिस्तान में। बता दें, लाहौर में 33 साल से रह रहे थे, आईएसआई का खास माना जाता था परमजीत। अब परमजीत की हत्या हो चुकी है। लाहौर में 33 सालों से रह रहे थे और खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत पंजवड़ की हत्या हो चुकी है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर में 33 साल से रहते थे परमजीत सिंह और ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि हत्या हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदेश में जुड़े अहम मसलों को लेकर इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। संवाददाता प्रियम पाठक के सवालों के मंत्री ने किस बेबाकी से जवाब दिया, सुने। यूपी के निकाय चुनाव हों या फिर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हों, इन दोनों को ही लेकर प्रदेश और देश के अंदर सियासी तापमान इस समय काफी गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण पूरा हो चुका है, दूसरे चरण के लिए मतदान 11 तारीख को होने जा रहा है। बरेली में भी मतदान 11 तारीख को होगा। आपके पास वहाँ की जिम्मेदारी, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता का प्रचंड समर्थन आदरणीय मोदी जी और योगी जी के जो नीतियां हैं, रीतियां हैं, कार्यक्रम हैं और देश को विकास को लेकर के, देश और प्रदेश के सम्मान बढ़ाने के लिए, आम जनता के हितों के लिए जिस तरह के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके दृष्टिगत पूरे प्रदेश की जनता का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 2014 से लेकर 2019 तक दोनों बार लोकसभा के चुनाव में हमें प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता ने सहयोग करने का काम किया। 17 और 22 में हम लोगों को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम किया। और इससे पहले भी जब पंचायत के चुनाव रहे हों, सहकारिता के चुनाव रहे हों, उनमें भी प्रचंड बहुमत हमें उत्तर प्रदेश की जनता का मिला है। और मुझे लगता है कि शहरी निकाय के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ हम चाहे मेयर्स के चुनाव हों, नगर पालिकाओं के चेयरमैन के चुनाव हो या नगर पंचायत के चेयरमैन के चुनाव हो, सारी की सारी जगह हम जीतेंगे और अपने बोर्ड, पूर्ण समर्थन के बोर्ड बनाने में सफल होंगे। जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, जनता का समर्थन मिलेगा, ऐसा हमें दिखाई भी पड़ रहा है। प्रथम चरण की जो आया है निकल के, उसमें कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कानून व्यवस्था हमेशा ही उत्तर प्रदेश के सभी चुनावों में एक मुद्दा बनता है। मौजूदा वक्त में बात करें, अभी अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ तो विपक्ष के चाहे अखिलेश यादव हों, मायावती, सभी ने ट्वीट किया और आरोप लगाया कि एक जाति मजहब विशेष के खिलाफ केवल सरकार कार्रवाई कर रही है। ट्वीट किया गया। लेकिन अभी जैसे ही अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ, उस पर विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। इसको कैसे आप देखेंगे? देखिए, अब तक यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल वोट हासिल करने के लिए और खास रूप से मुस्लिम तुष्टिकरण के आधार पर लोग राजनीति करते रहे, उन्हीं को खुद करने का प्रयास आज भी करते रहते हैं। लेकिन ठीक विपरीत इसके आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनने के बाद
बिना किसी धार्मिक, जाति या सांप्रदायिक भेदभाव के अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर माफियाओं और अपराधियों को कुचलने का काम किया है। वही ऐसा हमला, ऐसा दृष्टांत बना है कि उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे देश में आदरणीय योगी जी की क्षण, चाहे वो लोग बुलडोजर बाबा के नाम पर जानते हो या अपराधियों को कुचलने के लिए आज उत्तर प्रदेश में जो एक नज़ीर बनी है, उसी का परिणाम है कि सुख शांति अमन चैन स्थापित हुआ है, लोगों का आशीर्वाद भी मिला है और आम जनमानस की निगाह में आदरणीय योगी जी इस बात के लिए बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से देखे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन, भाईचारा, सुख शांति है। कहीं कोई दंगा नहीं, कहीं कोई वारदात नहीं, कहीं कोई बड़ा अपराध नहीं, कहीं संगठित रूप से ज़मीनों पर कब्जे नहीं, कहीं आतंक का पर्याय कोई दुर्दांत गैंग नहीं, कहीं माफिया जिस तरीके से गुंडई अपराध करते थे वो संगठित माफिया समाप्ति की ओर नहीं है बल्कि अपनी जान बचाने की खैर मांग रहे हैं। यही तो आदरणीय योगी जी का बड़ी उपलब्धि है। बात करें कर्नाटक चुनाव की, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो बजरंग दल को बैन करेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये भी जो मुद्दा है, केवल कर्नाटक में मुस्लिम वोट इकट्ठा करने के लिए हथियाने का कांग्रेस का कुचक्र है। पहले ये योजना जो खत्म उनकी इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह की नीतियों से कांग्रेस सफलता अर्जित करती रही है, तो इसका पुनः प्रयास कर रही है। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज लोग विकास चाहते हैं, देश की तरक्की, प्रदेश की तरक्की चाहते हैं। अब ये घिसी पिटी बातों में लोग विश्वास नहीं करते और वैसे भी पीएफआई की तुलना बजरंग दल से चलने का कोई औचित्य नहीं। पीएफआई जहां एक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाई गई है, इसके प्रामाणिक दृष्टांत हैं, प्रामाणिक तौर पर सिद्ध हो चुका है और तमाम न्यायालयों के द्वारा भी इस तरह की आदेश भी दिए जा चुके हैं जिसमें संलिप्तता पीएफआई की प्रामाणिक हुई है। वहीं दूसरी ओर बजरंग दल पर इस तरह के कोई प्रामाणिक आज तक कहीं सबूत नहीं है पूरे देश में कि उन्होंने कभी कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि की हो। लेकिन कांग्रेस को इस तरह का कृत्य करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। जो घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले कर्नाटक की जनता माकूल जवाब अपने वोट के द्वारा इनके विरुद्ध वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी की पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार कर्नाटक में बनाने जा रही है। द केरला फाइल्स मूवी रिलीज हुई, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, धर्मांतरण का विषय हो या लव जिहाद का विषय हो, दोनों बहुत ही गंभीर विषय हैं और संवेदनशील विषय हैं। इस पर हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बहुत कठोरतम तरीके से, संवेदनशीलता के साथ, कठोरता के साथ निपटती रही है और इस तरह की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए कठोर कार्रवाई भी की है, सजगता भी की है और इसके लिए अवेयरनेस का भी कार्यक्रम चलाया है। निश्चित रूप से यदि जैसा कि उन फिल्म बनाने वालों का दावा है कि 32,000 से ज़्यादा इस तरह की बच्चियों के साथ अगर इस तरह का लव जिहाद का, धर्मांतरण का कार्यक्रम हुआ है तो ये बहुत गंभीर है, जैसा कि फिल्म बनाने वालों का दावा है। लेकिन इस फिल्म को प्रतिबंधित करने के लिए तो कई लोग न्यायालय भी गए थे, लेकिन न्यायालय ने फिल्म देखने के बाद उस पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब उसमें कुछ गलत नहीं दिखाया जा रहा है, यदि वो सही दिखाया जा रहा है और जैसा न्यायालय का आदेश आने के बाद साबित हो गया है तो ऐसे फिल्म को दिखाया जाना चाहिए जिससे समाज में जागरूकता है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। निश्चित रूप से ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो विपक्ष है वो केवल वोटों की राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने की बात हो। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अलीगढ़ से खबर आई जहां रुपए के विवाद को लेकर बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें कि एक युवक ने अपने दादा की क्रिकेट बैट से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने खुद पुलिस बुलाकर सरेंडर किया। यह पूरा मामला अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के बढ़ौला हाजी का है। आज सुबह पुलिस को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति के द्वारा मर्डर कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति ने अपने बाबा की पारिवारिक विवाद में हत्या कर दी है। तहरीर ले ली गई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। फील्ड यूनिट
सारे अधिकारी मौके पर हैं। हाथी ने बाबा का मर्डर कर दिया है। अब पूरी जानकारी तो मुझे मालूम नहीं, जैसे मैंने सुना है वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे तो यही खबर मिली थी बड़ौला से कि मतलब बनवारी जो मतलब दरोगा जित गए उनको मर्डर है। मैंने तो यही बात सुनी। और मुरादाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। बता दें कि बड़े पैमाने पर नकली नोट बनाते थे एसटीएफ ने नकली नोट के ठिकाने पर छापा मारा, साथ ही नकली नोट छापने की मशीन को भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 सप्लायरों को पकड़ लिया गया है। 1,20,000 रुपए की जाली करेंसी की बरामदगी भी हुई है। बदायूं में पशु चराने गए 4 बच्चे पानी के गड्ढे में डूब गए, जिसमें से एक की मौत हो गई है और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर परिजन गंगा एक्सप्रेसवे गए और कर्मचारियों के खिलाफ आक्रोश जताया। उधर पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छाछाऊ का है। तो पशु चराने के लिए ये 4 बच्चे गए थे और चारों बच्चे इस गड्ढे में डूब गए हैं। बता दें जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है, 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई गई है। और पानी में डूबने से पशु चराने गए थे ये बच्चे, जो पशु चराते समय इस पानी में गिर गए और बच्चों की मौत हो चुकी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। बदायूं के पूरा मामला है, ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। इसी गड्ढे में बच्चे गिरे और चारों बच्चों की मौत हो चुकी है। खबर लखीमपुर से है, जहां मां बेटी की हत्या का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि हत्यारा दामाद निकला है। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद को लेकर दामाद ने की थी हत्या। वही हत्या में इस्तेमाल 2 आला कत्ल भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद पुलिस ने की आरोपी की गिरफ्तारी। और ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक वोट टैक्सी चलाई जाएगी। इस कॉरिडोर की लंबाई 14.1 किलोमीटर का होगा और इस पर 641.53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पोर्ट टैक्सी यमुना प्राधिकरण के सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर से होकर गुजरेगा। बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक पोर्ट टैक्सी परियोजना प्रस्तावित है। इसके लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है और जमीन प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। पोर्ट टैक्सी परियोजना से पहले प्राधिकरण के द्वारा जापान, कोरिया और लंदन में संचालित पोर्ट टैक्सी परियोजना का अध्ययन भी कर लिया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से जुबानी हमले किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के कोडागु में चुनाव करने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया टीपू सुल्तान के परिवार के हैं। सिद्धार्थ मैया बोलते हैं कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे। अगर आपको जयंती मनानी है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर मनाएं। अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो कर्नाटक पीएफआई की घाटी बन जाएगा। जयंती कि आपने तो नाम पढ़ा है सिद्धारामैया जी, नाम पढ़ा है डीके सुल्तान, डीके शिव कुमार जी। एक्चुअली ये सारे लोग टीपू सुल्तान की ही वंश है, बाकी कुछ नहीं है। आज सिद्धारामैया जी क्या बोलते हैं कि हम टीपू सुल्तान का जयंती मनाऊंगा। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है पाकिस्तान में मनाओ, जाके बांग्लादेश में मनाओ, लेकिन आप इंडिया में टीपू सुल्तान का जन्म जयंती बनाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये कौन सा आपका सेकुलरिज्म है? तो इसीलिए भाइयों और बहनों, कांग्रेस आएगा तो हमारा कर्नाटक भी धीरे धीरे पीएफआई का घाटी बन जाए।
5 मई को रिलीज हुई द केरला स्टोरी फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में फिल्म के रिलीज से पहले ही इसे टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आतंकवाद की भयावह सच्चाई को उजागर करती फिल्म द केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री की जा रही है। द केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनकी कैसे बर्बादी होती है, ये फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी ये फिल्म उजागर करती है। ये फिल्म हमें जागरूक करती है। मध्य प्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन ये फिल्म जागरूक करती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।